BSc Part 3 Paper 1. The next topic is affinities of hemichordata, urochordata and cephalochordata. अर्थात हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा में क्या समानताएं और विभिन्नताएं हैं दूसरे फाइलमों के जंतुओं के साथ या निम्न फाइलमों के और उच्च फाइलमों के साथ, इनके आपस में क्या समानताएं और विसंगतियां हैं, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट एफिनिटीज़ एंड फाइलोजेनी ऑफ हेमिकॉर्डेटा, अर्थात हेमिकॉर्डेटा की क्या समानताएं और विभिन्नताएं हैं अपने अन्य फाइलम के जंतुओं के साथ। हेमिकॉर्डेटा का जो जंतु हम पढ़ते हैं वो है बेलेनोग्लॉसिस। ये बेलेनोग्लॉसिस जो है, इसका जो बॉडी है वो प्रोबोसिस, शुंड, कॉलर और ट्रंक में बटी होती है, हम जानते हैं ये बात। और इसका जो ट्रंक वाला पोर्शन है उसमें गिल स्लिट्स उपस्थित हैं। अब इसकी संरचना को जानते हुए जब हम इसकी दूसरे जंतुओं से तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि ये निमर्टीनिया जो जंतु है उनसे क्या समानताएं दिखाता है। इसमें भी एक निमर्टीन्स जो होते हैं उनमें भी एक बाहर निकलने वाली प्रोटर्सिबल प्रोबोसिस होती है, शुंड होती है। देखिए ये शुंड की ओपनिंग है, ये जो शुंड है वो बिल्कुल बाहर निकल के आ जाती है। बरोइंग एंड फीडिंग हैबिट्स हैं, गड्ढा खोद के उसके अंदर रहता है। और ये दोनों ही जंतुओं में देखी जाती है। बेलेनोग्लॉसिस में भी इस तरह से प्रोबोसिस होती है और इन जंतुओं में भी प्रोबोसिस होती है, लेकिन बेलेनोग्लॉसिस की जो प्रोबोसिस है वो प्रोटर्सिबल नहीं होती है, वो बाहर की तरफ नहीं निकल के आती है, जबकि निमर्टीन्स में ये प्रोबोसिस बाहर निकल आती है जो शुंड उसकी होती है। तो दोनों में ये विभिन्नताएं हैं। जो बेलेनोग्लॉसिस है उसके अंदर लेटरल नर्व कॉर्ड नहीं होती है, पार्श्वीय तंत्रिका रज्जु नहीं होती है जो कि निमर्टीन्स में देखी जाती है। तो ये ऊपरी संरचना सिमिलरिटी दिखा सकते हैं, लेकिन बेसिकली इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। फोरोनिडा के जो जंतु होते हैं उनसे किस तरह से बेलेनोग्लॉसिस अपनी समानताएं दिखाता है, तो हम देखते हैं कि ये जंतु भी समुद्र के जो शैलो सी होता है उसके बॉटम में रहते हैं और ट्यूब बना के रहते हैं, फोरोनिडा, जिस तरह से बेलेनोग्लॉसिस रहते हैं। और जिस तरह से हम देखते हैं कि हेमिकॉर्डेटा में, बेलेनोग्लॉसिस में मुखीय अंधनाल होती है, बक्कल डायवर्टिकुलम होती है, इसी तरह से जो स्टमक होता है फोरोनिड्स का, उनमें भी एक सेक्स या थैलीनुमा पेयर जो है वो निकले रहते हैं। जो नर्वस सिस्टम है इन दोनों ही ग्रुप का वो इंट्रा एपिडर्मल होता है, एपिडर्मिस के अंदर होता है। दोनों ही प्रकार के जंतुओं में, फोरोनिडा में और बेलेनोग्लॉसिस में, पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, रीजनरेशन की क्षमता। जो फोरोनिस होते हैं या फोरोनिडा के जंतु होते हैं उनका एंटी नॉटॉर लार्वा जो होता है वो बेलेनोग्लॉसिस के टॉर्नेरिया लार्वा से मिलता जुलता होता है। अब देखिए ये फोरोनिड जो होते हैं वो नीचे एक काइटिन की ट्यूब बनाते हैं पहले और उनके अंदर रहते हैं, काइटिन की ट्यूब बनाकर इस तरह से, और उनके अंदर रहते हैं। और इसके अंदर जो बॉडी होती है इसमें प्रोसोम और मीजोसोम्स होते हैं और एलोंगेटेड ट्रंक होती है। यू शेप की देखिए आप गट होती है। गोनैड्स होते हैं वो सिंपल होते हैं, टेम्परेरी होते हैं और जिनके अंदर सेक्सेस सेपरेट भी हो सकते हैं और ये हर्माफ्रोडाइट भी हो सकता है, एक में भी होते हैं। ब्लास्टोपोर आगे चलकर इसका मुख बनाता है, यानी कि इसमें प्रोटोस्टोम कैरेक्टर पाया जाता है और एक यूनिक एक्टिनोटॉक लार्वा इनके अंदर पाया जाता है। ये फोरोनिड्स होते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जो ये बताते हैं कि ये दोनों ग्रुप बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, क्योंकि बेलेनोग्लॉसिस की जो ट्रंक है उसमें गिल स्लिट्स असंख्य पाए जाते हैं, जबकि फोरोनिस में ये गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं। फोरोनिस के अंदर लेटरल नर्व कॉर्ड उपस्थित होती है, पार्श्वीय तंत्रिका रज्जु उपस्थित होती है, जबकि बेलेनोग्लॉसिस में अनुपस्थित होती है। फोरोनिस के अंदर मीजोडर्म के टूटने से सीलोम या देहगुहा का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं शाइजोसील। तो स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जो फोरोनिस है, जो कि सेल्स लॉन्ग चैम्प ने 1909 में पढ़ी, उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि फोरोनिस बिल्कुल अलग हैं और बेलेनोग्लॉसिस बिल्कुल अलग हैं। हालांकि ऊपरी समानताएं इनके अंदर दिखाई देती हैं, बट इनके बेसिक स्ट्रक्चर्स में बहुत ही विभिन्नताएं होती हैं।
फिर हम देखते हैं पोगोनोफोरा, जो बियर्ड वॉर्म्स होते हैं वो किस तरह से बैलेनोग्लॉसस से मिलते हैं। ये भी ट्यूब ड्वेलिंग एनिमल्स होते हैं, क्योंकि ट्यूब बनाकर, यू शेप की ट्यूब बनाकर उनके अंदर रहते हैं। उनका जो अगला सिरा है उसमें स्पर्शक निकले रहते हैं जो इनको खोदने में मदद करते हैं। मीजोडर्म और सीलोम जो है वो बैलेनोग्लॉसस में और पोगोनोफोरा में समान तरीके से बनती है, क्योंकि एंडोडर्म के अंदर हॉलो पाउचेस निकलते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में आ जाते हैं और इस सीलोम का निर्माण करते हैं दोनों के अंदर ही। बैलेनोग्लॉसस की कुछ और संरचना है जो कि इन बियर्ड वॉर्म से मिलती जुलती है होती है, जैसे प्रेजेंस ऑफ प्रोटोसील विथ एक्सटर्नल पोर। प्रोटोसील जो होती है वो बाहर की तरफ एक छिद्र द्वारा खुलती है। देह में जिस जगह गोनाड्स या जनन उपस्थित होते हैं वो दोनों में सिमिलैरिटी दिखाते हैं। दोनों का ही तंत्रिका तंत्र इंट्रा एपिडर्मल होता है और जो सीलोमिक एपिथेलियम होती हैं उनसे पेशीय जो तंतु होते हैं वो और संयोजी तंतुओं का निर्माण होता है दोनों में ही, कि इस तरह से ये संरचना इसकी होती है। ट्यूब के अंदर ये उपस्थित हैं, स्पर्शक बाहर निकले रहते हैं। तो हम ऊपर से देखें तो बैलेनोग्लॉसस भी इसी तरह से ट्यूब बनाकर अंदर रहता है। इसके अंदर देखिए सीलिएटेड बैंड्स हैं, सिफेलिक लोब है, टेंटिकल्स बाहर की तरफ निकले हुए हैं। इसका 4 पार्ट है, इसका मिडिल पार्ट है, इसका पीछे वाला पार्ट है, लेकिन इस संरचना में बैलेनोग्लॉसस से भिन्नता दिखाता है। इनके अंदर पोगोनोफोरा के अंदर प्रोटोस्टोम के अंदर इनका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, जबकि बैलेनोग्लॉसस में मीजोसोम्स, ये ME है, ये मीजोसोम्स के अंदर बैलेनोग्लॉसस उपस्थित होते हैं। कुछ हेमिकॉर्डेटा के अंदर जो टेंटिकल्स उपस्थित होते हैं वो कॉलर रीजन में, कॉलर ओरिजिन के होते हैं, लेकिन पोगोनोफोरा के अंदर इसमें प्रोस्टोमल ओपनिंग होती है, आगे सबसे सिरे पे होती है, अंतस्थ सिरे पे होती है प्रोस्टोमियम में। जबकि बैलेनोग्लॉसस के अंदर हम देखते हैं, हेमिकॉर्डेटा के हम देखते हैं कि ये कॉलर रीजन में होते हैं। तो फैक्ट दैट ओनली अ फ्यू invertebrate groups are enterocoelomate suggests that Pogonophora appears to be fairly closely related to हेमिकॉर्डेटा। हम देखा कि पिछले कुछ छोटे जंतु होते हैं उनमें शाइजोसीलिक स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म से सीलोम का निर्माण, देहगुणा का निर्माण होता है, लेकिन पोगोनोफोरा में बैलेनोग्लॉसस के समान ही जो मध्य चर्म होती है उसकी आउट पॉकेटिंग से उसके बाहर से कुछ सैकनुमा संरचना निकलती है जो कि एंडोडर्म के बीच में जगह घेर कर सीलोम का निर्माण करती है। इनको हम एंटेरोसिलिक प्रकार के जंतु कहते हैं। तो पोगोनोफोरा से ये सिमिलैरिटी हेमिकॉर्डेटा के अंदर देखी जाती है। एनालिडा के अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ हैं हेमिकॉर्डेटा की? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट तो है शेप ऑफ द बॉडी। बिल्कुल शेप जो है वो समान होती है हेमिकॉर्डेट्स की और एनालिड्स की, स्लेंडर लंबी होते हैं। केचुए का जो प्रोस्टोमियम होता है, यानी मुख के भी आगे का भाग जो होता है प्रोस्टोमियम, वो बैलेनोग्लॉसस के प्रोबोसिस या शुंड से मिलता जुलता होता है। इनके अंदर गड्ढा खोद के रहने की आदत होती है, फीडिंग की आदत मिलती जुलती होती है। इनके अंदर अधरीय तंत्रिका रज्जु पाया जाता है। दोनों ही प्रकार के जंतुओं में अधरीय होता है, क्योंकि उनके ऊपर डॉर्सल ब्लड वेसल होती है और वेंट्रल ब्लड वेसल भी होती है। दोनों के अंदर जो ब्लड के फ्लो का डायरेक्शन है वो समान होता है। देखिए, इस तरह से केचुआ है जो कि बैलेनोग्लॉसस के जैसे ही दिखता है। ठीक है। अब ट्रोकोफोर लार्वा ऑफ एनालिडा और टॉर्नेलिया लार्वा और बैलेनोग्लॉसस में भी बहुत सिमिलरिटीज नज़र आती हैं। जो उनकी एपिकल प्लेट है जिसमें आँख है, सेंसरी सीलिया, संवेदी सीलियाँ हैं, वो अटैच्ड मसल्स हैं। ठीक है। जो आहार नाल है वो भी एनालिड्स और बैलेनोग्लॉसस में कई भागों में बटी होती हैं, जैसे ग्रास नाल, इसोफेगस, आमाशय, स्टमक और आंत इंटेस्टाइन में बड़ी होती हैं। एंटीरियर पेयर ऑफ मीजोडर्मल वसाइकल या मध्यचर्मी आशय उपस्थित होते हैं दोनों में ही। जो ट्रोकोफोर लार्वा होता है एनालिडा का, उसके अंदर जो प्री एनल सीलिएटेड रिंग है, एनस के ऊपर जो सीलिएटेड रिंग होती हैं वो मिलती जुलती होती हैं मुख्य सीलिएटेड रिंग टॉर्नेरिया की। जो टॉर्नेरिया की मुख्य सीलिएटेड रिंग होती है उससे मिलती जुलती हैं। तो दोनों के लार्वा में काफ़ी समानताएं नज़र आती हैं, लेकिन फिर भी ये सिमिलर ग्रुप में नहीं रखे जा सकते, क्योंकि इनके अंदर कई विभिन्नताएं भी हमने देखी हैं।
एनालिडा के अंदर डॉर्सल नर्व कॉर्ड उपस्थित नहीं होती है, गिल स्लिट्स उपस्थित नहीं होते हैं जो कि हम हेमिकॉर्डेटा में देखते हैं। एनालिडा के अंदर मेटामेरिकली अरेंज नेफ्रीडिया होते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इसमें देखा जाता है और नेफ्रीडिया अरेंज रहते हैं। बेलेनोग्लोसिस में इस प्रकार का कोई अरेंजमेंट नहीं देखा जाता। अगर हम अंडे के परिवर्धन की बात करें तो जो विधलन है एनालिडा में वो सर्पिल प्रकार का और निर्धारी प्रकार का होता है, जबकि बेलेनोग्लोसिस के अंदर अरीय प्रकार का और अनिर्धारी प्रकार का होता है। एनालिडा के अंदर गैस्ट्रुला भवन की प्रक्रिया एपिबोली प्रकार की, जबकि बेलेनोग्लोसिस में एम्बोली प्रकार की होती है। एनालिडा की जो देहगुआ होती है वो शाइजोसिलिक प्रकार की होती है, जो मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बनती है, टूटने से बनती है, जबकि बेलेनोग्लोसिस की हमने बताया एंटेरोसिलिक होती है। एनालिडा लार्वा के अंदर जो ब्लास्टोपोर होता है वही आगे चलकर मुख का निर्माण करता है, ठीक है, प्रोटोस्टोम्स, जबकि बेलेनोग्लोसिस में ब्लास्टोपोर गुदा का निर्माण करता है। टोर्नोरिया लार्वा के अंदर प्रिमिटिव किडनी नहीं होती जो ट्रोकोफोर लार्वा में होती है। जो प्री ओरल सीलोम होती है टोर्नोरिया की वो ट्रोकोफोर में एब्सेंट होती है। तो हम ये इन सभी के कारण से ये बात नहीं मानते हैं कि एनालिडा किसी भी तरह से बेलेनोग्लोसिस के समान होता है। तो ये कुछ हमने देखा एनालिडा तक क्या सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ हैं। इसी को कंटिन्यू करेंगे हम अगले चैप्टर में कि किस प्रकार से इकायनोडर्मेटा और कॉर्डेट्स के साथ ये समानताएं और विभिन्नताएं दर्शाता है और किस कारण से हम इसको एक अलग ग्रुप में रखते हैं।